गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम आप लोगों को ट्रांसलेशन एकदम बेसिक स्तर से करना सिखाएंगे। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्रांसलेशन से बहुत डरते हैं, उनको टेंस बहुत कठिन लगता है। तो आज ऐसे बेसिक स्तर से ऐसे साधारण तरीके से आज ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे जिससे सब लोग को ट्रांसलेशन करना आसानी से आ जाएगा। तो हम एकदम शुरू से ट्रांसलेशन करना सिखाते हैं और चलिए अब शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे भी कठिन लगे उसे पॉज करके फिर से आप वीडियो देख लेना। देखिए, टेंस का मतलब होता है काल और काल का मतलब होता है समय। ठीक है, तो समय को जैसे कि हम जानते हैं समय तीन प्रकार का होता है। समय तीन प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल माने जो इस समय समय चल रहा है, जो यह समय बीत रहा है, वह क्या है? वर्तमान काल। इसके पहले जो हमारा समय बीत गया वो हमारा भूतकाल है और उसको हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। और एक समय आने वाला है जो भी आएगा उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। तो देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि टेंस तीन प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि जब समय तीन प्रकार का है तो टेंस यानी काल तीन प्रकार के। देखिए कितने कितने कैसे हैं। There are three types of the tense। यहाँ पे लिखा गया कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द टेंस। इसका मतलब है टेंस तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर प्रेजेंट टेंस। ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग याद रखना प्रेजेंट का, PRESENT। ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग पूछ लेते हैं कि प्रेजेंट की स्पेलिंग बताइए, कुछ बच्चे उसको स्पेलिंग ही नहीं बता पाते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। यही तीन प्रकार के टेंस हैं। अब देखिए, इसको हम समझा दे रहे हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है क्या? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी वह सेंटेंस जिसमें प्रेजेंट टाइम का यानी वर्तमान समय की बात चर्चा की जाती है, जैसे उसमें है, हो, हूं शब्द आते हैं। और पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो सेंटेंस का बात पिछला हो यानी बीता हुआ हो। और भविष्य काल फ्यूचर टेंस, इसका मतलब जो अभी समय, ऐसा समय जो अभी आने वाला हो। तो देखिए, इसको हम पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं है, हो, हूं। पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं था, थे, थी। और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं गा, गे, गी। ये हम शॉर्टकट में एक पहचान बता दिए कि अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो है, हो, हूं आएगा उसके अंत में। वाक्य के अंत की बात कर रहे हैं, वाक्य के अंत में ये दिखाई देता है। अगर है, हो, हूं अगर वाक्य के अंत में दिखाई देता है तो समझ लेना कि प्रेजेंट टेंस है। अगर वाक्य के अंत में था, थे, थी दिखाई देता है तो समझ लेना कि वो पास्ट टेंस है। अगर वाक्य के अंत में गा, गे, गी दिखाई देता है तो समझ लेना कि वह फ्यूचर टेंस है। तो ये हो गया अभी पहचान। हम पहचानेंगे कैसे कि यह प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। ठीक, तो ये तीनों टेंस आप पहचान लेंगे। अब पहचानने के बाद हम ये कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मान लो कोई हिंदी वाक्य दिया हो प्रेजेंट टेंस का, तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब उसे हम लोग सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस अब हम समझाने चल रहे हैं। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसको पहचानेंगे कैसे। अभी शॉर्टकट में बताए थे, लेकिन यहाँ पे पूरी इसकी हम लिखवा दे रहे हैं पहचान। पहचान को हम आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। देखिए, इस टेंस के वाक्य के
अंत में है, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं। देखिए यही पहचान है। क्या इसमें देख लीजिए लिखा है कि इस टेंस के वाक्य के अंत में है, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं। अर्थात कोई भी वाक्य होगा उसका अंत वाला वर्ड देखिए, अंत वाला अक्षर देखिए, हिंदी के वर्ड में लास्ट का अगर है, हो, हूँ आता है तो समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब चलिए अगर प्रेजेंट टेंस आएगा तो हम उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसका रूल क्या है, नियम क्या है, वो लिखते हैं। SNS के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। PNS के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। तथा आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए इसमें लिखा गया है बोर्ड पे, ध्यान दीजिए। एसएनएस के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है, पीएनएस के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है तथा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। अब एक बात ये दिक्कत हो सकती है आप लोगों को कि सर एसएनएस और पीएनएस क्या होता है, तो उसको भी हम यहाँ नीचे समझा दे रहे हैं कि एसएनएस क्या है और पीएनएस क्या है। एसएनएस सिंगुलर, यस से हो जाएगा सिंगुलर, यन से नंबर और यस से सब्जेक्ट। इसका अर्थ हुआ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं एक वचन कर्ता। ये क्या क्या होते हैं हम ये भी बता दे रहे हैं। इसमें वह और नाम, मुख्य रूप से वह और नाम ही एसएनएस होते हैं, लेकिन इसके अलावा जिस सब्जेक्ट से ये पता चले कि केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान यानी एक ही नाउन या प्रोनाउन का परिचय हो तो समझ लेना कि वो एसएनएस है। और इसके अलावा वह और नाम, ये एसएनएस का फुल फॉर्म है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। इसी तरह से पीएनएस, पी से प्लूरल, एन से नंबर और यस से सब्जेक्ट। इसको हम कहेंगे बहुवचन कर्ता। इसमें क्या क्या होते हैं, तुम, हम, वे। तो ये है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और ये है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। यही हमको यहाँ पे क्लियर करना है। देखिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एसएनएस के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, इसका मतलब वह और नाम के साथ इज। लिखा था पीएनएस के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, इसका मतलब तुम, हम, वे आए तो आर। और पीएनएस का मतलब ये भी होता है अगर एक से अधिक व्यक्तियों का परिचय हो, एक से अधिक व्यक्ति अगर सब्जेक्ट में दिखाई दे रहे हो तो इसका मतलब वो पीएनएस होगा। और तीसरा आपको पता था आई के साथ एम का प्रयोग होता है। चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये प्रेजेंट टेंस हम एग्जाम्पल के सारे बताते हैं। वह एक विद्यार्थी है। जैसा भी रूल आपने देखा था, मैंने कहा था एसएनएस आए
तो इज का प्रयोग करना हेल्पिंग वर्ब, पीएनएस आए तो आर और आई आए तो एम। यहाँ देखिए वह, मैंने एसएनएस में लिखा भी था आगे कि वह और नाम क्या होता है, एसएनएस होता है। इसका मतलब ये एसएनएस है। वह की अंग्रेजी अगर व्यक्ति आए तो ही लिखा करो, और यदि जानवर आए या कोई निर्जीव पदार्थ आए तो दैट का प्रयोग कर दिया करो। व्यक्ति आए तो ही, अगर लड़का हो और लड़की हो तो शी। तो वह की अंग्रेजी हो गया, वह एसएनएस है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इज, हो गया ही इज। अब एक की अंग्रेजी ए, और विद्यार्थी की अंग्रेजी होता है स्टूडेंट। इस तरह से ये ट्रांसलेट हो गया। देखिए एकदम आसान तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वह की अंग्रेजी आप लिख दिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, इज एमान में से आप छाट लीजिए। उसके बाद एक विद्यार्थी यानी ए स्टूडेंट, तो ये इजी तरीके से। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं दूसरा। तुम बीमार हो। देखिए इस बार तुम, ये पीएनएस है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, यानी बहुवचन करता है। अब बहुवचन करता है तो आपको याद करना होगा रूल में क्या लिखवाया गया कि अगर पीएनएस आए तो हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। तो चलिए तुम की अंग्रेजी होता है यू, यू के साथ लगा दो आर, यू आर। उसके बाद बीमार की अंग्रेजी लिख दो सिक। इस तरह से ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। कितना आसान तरीके से मैंने समझा दिया कि प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं एक मैं के साथ एग्जाम्पल। मैं एक अध्यापक हूं। देखिए मैं, यहां पे जो मैं आया है तो मैं रूल में लिखवाया था कि अगर आई आए तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। तो मैं की अंग्रेजी आई, आई के साथ लगा देंगे एम, आई एम। उसके बाद एक अध्यापक, एक की अंग्रेजी होता है ए, अध्यापक का टीचर, आई एम ए टीचर। देखिए अभी हम लोग ने सीखा प्रेजेंट टेंस को ट्रांसलेट करना, वो भी असर्टिव सेंटेंस। अभी हमने अफर्मेटिव सीखा। अफर्मेटिव के बाद अब आएगा निगेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो वो कैसे बनेगा, अब उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव की स्पेलिंग याद कर लेना, एक बार लिख लेना सब लोग। NEGATIVE। बहुत बार पूछा जाता है बच्चों से, बच्चे बता नहीं पाते निगेटिव का स्पेलिंग, इसलिए इसको लर्न कर लेना। इसका रूल देखिए क्या है, कैसे हम निगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसमें बहुत आसान है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर के बाद नॉट लगा देते हैं। यदि निगेटिव सेंटेंस आएगा तो इज, एम, आर सहायक क्रिया के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, हो जाएगा निगेटिव। चलिए एग्जाम्पल के सारे देखते हैं। वह बीमार नहीं है। वह बीमार नहीं है। वह, पहले सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, वह क्या है, एसएनएस है। और रूल में जाइए तो देखिए एसएनएस का क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज। तो ही, वह आदमी है इसलिए ही लगा देंगे, ही इज नॉट। तुरंत देखिए निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट, तो ही इज नॉट। उसके बाद बीमार की अंग्रेजी सिक, ही इज नॉट सिक। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम कमजोर नहीं हो। तुम कमजोर नहीं हो। देखिए ध्यान से, नहीं लगा है, इसका मतलब निगेटिव आके आ गया है। हो से पहचान हो रही है कि प्रेजेंट है।
अब हम इसको कैसे करेंगे, जो रूल बताया गया कि अगर पीएनएस आया है, तुम आया है, तो पीएनएस के साथ क्या लगता है, आर, तो यू के साथ लगाएंगे आर। उसके बाद निगेटिव का जो रूल है कि इज एम आर के बाद नॉट, तो यहां नॉट लगा दो। उसके बाद कमजोर की अंग्रेजी लिख दो, वीक, यू आर नॉट वीक। इस तरह से ये निगेटिव सेंटेंस बनता है, यानी इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं तो आसान तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस भी बना लेंगे। चलिए अब निगेटिव के बाद हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला एक ऐसा वाक्य होता है जो क्या से शुरू होता है, यानी जब कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसका अलग रूल होता है, और जब कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, अगर ये शब्द वाक्य में बीच में आते हैं तो उसकी दूसरी रूल होती है। तो चलिए पहले दोनों रूल में से पहला रूल हम पढ़ते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। इंट्रोगेटिव का देखिए, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए आसान तरीके से मैंने बता दिया कि सबसे पहले हम इज एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे इज एम आर में से क्या लगना चाहिए उसको लगा देंगे, फिर ये देखेंगे किसके अनुसार इज एम आर लगा है उस सब्जेक्ट को भी लिख लेंगे। चलिए एग्जांपल के साथ ऐसे देखते हैं। क्या तुम चालाक हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या तुम चालाक हो। यहां देखिए वाक्य शुरुआत क्या से हो गया, रूल जो बताए हैं उसमें भी यही लिखा जब वाक्य क्या से शुरू हो। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या के लिए वाट का प्रयोग कर देते हैं, ये गलत तरीका है। हमें क्या के लिए वाट नहीं करना है। रूल में देखिए क्या लिखा है, इज एम आर में से कोई एक अगर हम लिख देंगे तो वो ही क्या का अर्थ निकाल देगा। देखिए यहाँ पे तुम आया है, ये तुम पीएनएस होता है, और मैं रूल में बताया था कि पीएनएस के साथ क्या लगता है, आर। तो इसका मतलब अगर हम आर पहले ही लिख दें तो इसका अर्थ हो गया क्या। अब इसके बाद तुम, जो तुम है उसकी अंग्रेजी लिख दो यू, उसके बाद चालाक की अंग्रेजी क्लेवर। तो इस तरह से आर यू क्लेवर, क्या तुम चालाक हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के साथ। क्या राधा बीमार है, क्या राधा बीमार है। देखिए इस बार राधा यानी नाम, मैंने रूल में बताया था कि एसएनएस वाले में कि वह और नाम आए तो एसएनएस होता है, और एसएनएस होता है तो इज लगता है। देखिए यहाँ पे नाम आ गया राधा, तो राधा के अनुसार हमें इज एमआर में से क्या चाहिए, इज, और इज लिखते ही समझ लीजिए कि क्या का अर्थ निकल चुका है। अब इसके बाद राधा लिखिए, उसके बाद बीमार की अंग्रेजी सिक, ये भी हो गया। क्या राधा बीमार है, इज राधा सिक। चलिए देखिए सेकेंड रूल के बारे में, जो इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल है वो ये है, रूल नंबर 2, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं
तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, फिर उस सब्जेक्ट को लिख लेते हैं जो वाक्य में आया हो। मतलब ये कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो तो उस प्रश्नवाचक शब्द को की अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिख लेंगे। जैसे प्रश्नवाचक शब्द में क्या क्या हो सकता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां। अगर ये बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल के सारे। तुम्हारा भाई कहाँ है। देखिए इसमें कहाँ, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये प्रश्न पूछ रहा है कहाँ। इससे पता चल रहा है कि यही प्रश्नवाचक शब्द है। जिससे आपको प्रश्न दिखाई दे कि इसी से प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अब इस शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, कहाँ की, हम लिख लेंगे पहले वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। अभी हम आपको लिख के बता देंगे पूरे प्रश्नवाचक शब्द क्या है और उसकी अंग्रेजी क्या है। वेयर। अब देखिए कहाँ हो गया। अब इसके बाद जो इसमें रूल में लिखा था कि उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब तुम्हारा भाई यानी सिंगुलर नंबर है तो इसलिए इज। उसके बाद योर ब्रदर, तुम्हारे भाई का जो अंग्रेजी होगा योर ब्रदर। ये हो गया वेयर इज योर ब्रदर। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है कि पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिख लिए, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग कर लिए, फिर उसके बाद यही जिसके अनुसार हमने इज एम आर का प्रयोग किया उसको लिख दिया और काम समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बीमार क्यों हूं। देखिए क्यों प्रश्नवाचक शब्द आया है, क्यों प्रश्न पूछ रहा है क्यों। क्यों की अंग्रेजी जो होती है सबसे पहले उसी को लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। वाई। अब इसके बाद देखिए मैं के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करना है तो एम लगा देंगे, वाई एम। इसके बाद मैं की जो अंग्रेजी होती है वो लिख देंगे आई। उसके बाद बीमार की अंग्रेजी सिक। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। मैं बीमार क्यों हूं, वाई एम आई सिक। देखिए अब आप लोग को मैं बताने चल रहा हूं कि वो प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं जो बीच में आते हैं। तो चलिए हम यहीं पे लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। क्या, व्हाट, क्यों, वाई, कहाँ, वेयर, कब, व्हेन, कैसे, हाउ, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। देखिए यही प्रश्नवाचक शब्द हैं। इन शब्दों को आप लोग याद रखिए। अगर ये शब्द आपको बीच में दिखाई देते हैं तो यही उसकी अंग्रेजी होगी, यहीं पे लिख लेंगे। कौन, कौन छूट गया है, हु। ठीक, प्रश्नवाचक शब्द है और यही सब बीच में आते हैं, इसलिए इन शब्द का प्रयोग कर लेंगे सबसे शुरू में और इस तरह से इंट्रोगेटिव सेकेंड रूल समाप्त होता है।